अ लव्ड वन स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मैं आपको थोड़ा सेहत याब के बारे में बता दूं। सेहत याब एक ऑनलाइन क्लिनिक है जो जहनी मसाइल और अमराज के लिए माहिर नफ्सियात से ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट के जरिए मुकम्मल राजदारी के साथ कंसल्टेशन फराहम करती है। हमारी सर्विसेज में शामिल हैं बैरून की जहनी मसाइल का इलाज, जैसे कि डिप्रेशन, एनजाइटी वगैरह, फैमिली और रिलेशनशिप काउंसलिंग, बच्चों के जहनी मसाइल का इलाज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे कि सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग बेहतर करना। इसके अलावा हम कॉरपोरेट और कंस्टिट्यूशन को भी एम्प्लॉय की बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स। अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के लिए अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सादिया इरफान है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ। जैसे आपके साथ ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 years हो चुके हुए हैं। इसके साथ साथ मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन की भी मेंबर हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 7 years का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें जितने भी हमारे साइको सोशल इमोशनल बिहेवियरल इश्यूज हैं, एडल्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं, उन सबको मैं डील करती हूँ। तो आपको किसी को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए हो किसी भी हवाले से, साइकोलॉजिकल साइकोटिक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप सेहत आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। थैंक यू मैम। हमने सेहत या आपके सोशल मीडिया पर इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे, जिसके आंसर आज हम आपसे लेंगे। जवाबात के लिए हमारे साथ इस लाइव सेशन में ज्वाइन रहिएगा, जो जो हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करें कि असल में डिप्रेशन होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और ये क्यों होता है, और पाकिस्तान में इसके में कुछ ट्रीटमेंट्स और एडवांसमेंट पर भी रोशनी डालिएगा मैम प्लीज। जी। सो बेसिकली डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें अपनी सराउंडिंग में इवन ये वर्ड टर्म ऐसी है जो कि बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा मेडिकल इलनेस है, एक ऐसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग जो हैं वो इस डिसऑर्डर में होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि शायद ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सो इसीलिए हम देख सकते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिखी जाती सिम्टम्स सैडनेस है, लो मूड है, फ्रस्ट्रेशन है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं। आपका या तो खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मल्टीपल हमारी डिफरेंट इश्यूज हैं जो कि डिप्रेशन में हम देखते हैं और वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूँ, उसकी डिफरेंट कॉजेज भी हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन किसी भी पर्सन में स्टार्ट हो सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि मेन रीज़न होते हैं हमारे डिप्रेशन को ट्रिगर करने के, जिसमें सेरोटोनिन है, हमारा नोरेपिनेफ्रिन है, इसके अलावा हमारा डोपामीन है। ये 3 केमिकल्स ऐसे हैं जिसके इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन की सिम्टम्स बेसिकली ट्रिगर होती हैं। अक्सर लोग देखा भी होगा कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। सो जितनी भी मेडिकेशन ली जाती है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, उनका काम यही होता है कि इन इम्बैलेंसेस को वो बैलेंस में लेकर आ रहे होते हैं। सो ये हो गया एक बायोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिकली देखें तो समटाइम जनरेशनल ट्रॉमास भी होते हैं। सो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे आगे जो जनरेशन होती है उनमें वो ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। लाइक समटाइम अगर चाइल्डहुड अब्यूज हुआ, आपको कोई आपको बुली किया गया स्कूल में, या कोई भी आपके साथ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसने आपको मेंटली इतना हिट किया कि अब आप ग्रेजुअली डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो डिफरेंट कॉजेज हैं। और डिप्रेशन में अगर हम देखें तो इसकी पहले आप माइल्ड पे होते हैं, फिर मॉडरेट पे, फिर आप सिवियरिटी की तरफ जा रहे होते हैं अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट हम नहीं लेते तो। अब अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारा सोशल एस्पेक्ट होता है लाइफ का, हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट होता है, हर एक ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों के इंटेक्ट रहते हैं अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। बट अगर हम ट्रीटमेंट ना लें और ग्रेजुअली वो सिवियरिटी की तरफ जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारी सराउंडिंग में
एक डिप्रेशन का टर्म ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या फ्लावर पर्सन जो डिप्रेशन में है। सो डिप्रेशन बेसिकली एक डिसऑर्डर है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, या जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, जिसको हम असेस करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स, राइट। अब जब हम उसको असेस करते हैं, अब इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है कि जो सिम्टम्स अभी हमने शेयर की कि लो मूड है, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, क्राइंग स्पेल्स है। अब अगर ये सिम्टम्स आपकी कंटिन्यूस रहें 2 वीक्स या 2 वीक से ज़्यादा, और आपकी डे टू डे जो लाइफ है, जो रूटीन है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी अफेक्ट हो रही हैं, सो इट शोज़ कि अब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। समटाइम हम खाली लो मूड होता है तो हम ये कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल फीलिंग सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन, वो हमारी सिंपल एक फीलिंग है। बट यस, अगर ये सिम्टम्स आपकी कंटिन्यू रहती हैं फॉर 2 वीक्स और फॉर मोर देन 2 वीक्स, तो हम उसको फिर डायग्नोसिस देते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन का। जबकि बहुत से लोग सिंपल डिप्रेशन की टर्म को ऐसे ही हम समझ अपनी फीलिंग को फीलिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए हम डिप्रेशन का टर्म यूज कर देते हैं। तो यस, ये एक मेंटल इलनेस है जिसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि प्रेवलेंस इसकी डे बाय डे मजीद इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज होने के बजाय। मे बी इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन हमारी सराउंडिंग में, या लोगों को भी उस तरह से आइडिया नहीं। जैसे मैंने बात की, डिप्रेशन का टर्म हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए बता देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। सो उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आइए सवालात की तरफ चलते हैं। मैम, एक सवाल हमें आया था। नंबर 1 क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आपका करीबी रिश्तेदार डिप्रेस्ड हो तो उन्हें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या है? ओके, देखिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक भी है, आपको अपने नियर वन में कोई बिलव्ड वन, कोई डियर वन अगर आपको डिप्रेशन में फील हो रहा है, इन तमाम सिम्टम्स के साथ जो भी हमने इन डिटेल शेयर की हैं, अगर तो वो सिम्टम्स में कोई पर्सन आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको खुद पहले अंडरस्टैंड करना है कि डिप्रेशन है क्या। क्योंकि जब तक हमें आइडिया नहीं होगा डिप्रेशन क्या है, एक पर्सन जो डिप्रेस्ड है वो किन पेन से गुजर रहा है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस में है वो डिप्रेशन के, जब तक हम उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होगा, हम किसी को भी हेल्प आउट नहीं कर सकते। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पहले एजुकेट करना कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिप्रेशन इज़, ठीक है। जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उसके बाद जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर किसी भी बिलव्ड वन को आप डिप्रेशन में हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सिंपल, उसके लिए एक सेफ स्पेस रखें, आप उसके लिए गुड लिसनर की तरह काम करें, सिर्फ उनको सुने। जितना ज़्यादा सुनेंगे, अपनी फीलिंग्स को वो वेंट आउट करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होता है। सो शुरू में किसी को अगर हेल्प आउट करना है, सो नंबर वन के पहले आप खुद खुद को एजुकेट करें कि डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या। लाइक डिफरेंट मेडिकल इलनेसेस हैं, डिफरेंट मेडिकल इश्यूज हैं। फर्स्ट करें, अगर किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, अब हमें अगर कैंसर के बारे में नहीं पता कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, सो हम किसी को क्या गाइड करेंगे। सो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम उसके बारे में खुद नो हाउ लें, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम होती क्या है। अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वो किन स्टेजेस से गुजर रहा होता है, उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को हेल्प आउट करना, एक उसके लिए गुड लिसनर बनना, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होता है। अपने लिमिट्स को आइडेंटिफाई करें। समटाइम मैं ये देखती हूँ कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनका हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, तो वो शेयर करते हैं कि हमारा बस चले तो हम इसको इस स्टेट से बाहर निकाल दें। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पहले आपको अपनी लिमिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम उनको उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, हम उनको एक मोरल इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। निकलना उस पेशेंट ने खुद ही होता है, जो ग्रेजुअली होगा, प्रोसेस के थ्रू होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो डिप्रेशन ओवरनाइट भी एकदम से डेवलप नहीं होता, ग्रेजुअली, जैसे मैंने स्टेजेस की बात की, माइल्ड, मॉडरेट, देन सिवियर, राइट। इसी तरह से जब वो ट्रीट भी होता है ना, तो वो इसी तरह से ट्रीट होता है। उसमें आप एक सोशल सपोर्ट दे सकते हैं, एक बेस्ट सपोर्ट बन सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी को भी हेल्प आउट करने के लिए डिप्रेशन में। शुक्रिया मैम। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। क्या ऐसे कुछ खास बातें हैं जो उदासी या डिप्रेशन के वक्त नहीं करनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? जी। जी। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेटली बहुत सी डूज एंड डोंट्स हैं जो कि किसी को भी हेल्प करने के लिए डिप्रेशन में
हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने उस पार्टनर को या अपने फ्रेंड को उससे निकलने में हेल्प करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसमें मैटर कर रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, सो आप ये मत कहें कि अपनी लाइफ की पॉजिटिविटीज़ को देखो, या समटाइम ये कह देते हैं ऐसा तो हर एक के साथ होता है, या जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने ऐसे किया था, या समटाइम होता है कि आप उनको कोई रिलीजियस एस्पेक्ट बता रहे होते हैं कि अच्छा तुम ये पढ़ना शुरू करो तो प्रॉब्लम हल होगा। समटाइम ये होता है कि हम उनको ना अपनी बात के थ्रू उनकी किसी उस मिस्टेक की वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से हम उनकी उस नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, जो डेफिनेटली इंटेंशनल नहीं होता, अनइंटेंशनल होता है। बट उसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन डिप्रेशन के साथ होता है ना, उनके अंदर बहुत डिफिकल्ट नेगेटिव इमोशंस चल रहे होते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि वो उस डिप्रेशन की वजह से अपने उस तमाम एपिसोड को उन्हीं चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मेरी एक क्लाइंट थी, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, थोड़ा ब्रेकअप का इश्यूज़ था उनका, तो वो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। सो 1 वीक उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही थी अपनी लाइफ को, लाइफ के एस्पेक्ट्स पे काम कर रही थी, कोप अप कर रही थी। तो एक दिन से अचानक उन्होंने कहा जी कि उनको इमरजेंसी में सेशन चाहिए, और वो काफ़ी डाउन फील कर रही हैं, एंशियस फील कर रही हैं। सो जब मेरी उनसे बात हुई, सो उन्होंने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा साइको बन गई हूँ, सो मैं साइको वाली मूवमेंट्स कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसे वो। तो जब थोड़ा-सा एक्टिवली लिसन किया, उनको काम डाउन किया, फिर जब उनसे प्रोब किया कि इस पूरे वीक में उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयरिंग कर रही थी। तो उस फ्रेंड ने उनको लाइक कंसोल करते हुए बोल दिया कि मतलब तुम साइको वाली हरकतें कर रही हो, सो बिल्कुल साइको लग रही हो, नहीं करो इस तरह से। मे बी एज़ अ फ्रेंड उन्होंने उस तरह से एक टर्म यूज़ कर ली, बट क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज़ में थी, तो उन्होंने उस टर्म को पिक किया और उनको लगा कि जेन्युइनली आई एम अ साइको, और मैं उसी तरह से कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो एंग्ज़ायटी अटैक, फिर ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, फिर वो दोबारा से जो है उनकी चीज़ें हुई। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी लैंग्वेज को बहुत कंट्रोल रखना है, कोई ब्लेम नहीं करना। इवन अगर उस पर्सन की कोई मिस्टेक है या नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जजमेंटल होंगे अपने बिलव्ड वन के लिए, डेफिनेटली वो पहले अपने लिए जजमेंटल हुए हुए हैं। आप अगर किसी डिप्रेस्ड जो पर्सन है उनसे अगर आप बात करें, तो वो ये कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या वो ये कहेंगे कि लाइक शायद मेरे किसी गुनाह की सज़ा है। तो ये वो कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी वो उसके बारे में सोच रहे हैं, और अगर हम हमारा कोई वर्ड, हमारा कोई ऐसा जेस्चर जो उसको ट्रिगर करता है, तो वो चीज़ें उनके साथ शायद वो ट्रॉमा जिसकी वजह से डिप्रेस्ड है वो हील हो जाए, बट जो टैग उन पे लग जाता है, वो जो गिल्ट लेके उससे बाहर निकल रहे होते हैं, उसको फिर बहुत टाइम लगता है ओवरकम करने के लिए। सो यस, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी डूज़ एंड डोंट्स हैं, आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा कि आपको एक गुड लिसनर बनना है। सो जब आप गुड लिसनर हैं, सो इट डज़न्ट मीन कि आपको कोई एडवाइस करनी है, एडवाइस नहीं करनी, सिर्फ उनको वेंट आउट करना है। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जी। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, प्लस जो सेल्फ टॉक हम कर रहे होते हैं खुद के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम खुद को क्या बता रहे हैं और खुद को क्या जज कर रहे हैं, उसी बिहाफ पे हमारी थिंकिंग बनी होती है। मैम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या किसी को डिप्रेशन से निकलने में मदद करने के लिए प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, लेना ज़रूरी है? जी। अगर कोई डिप्रेशन में है और आपको लगता है वो तमाम सिम्टम्स जो एक डिप्रेशन के पेशेंट की होती हैं, आपको वो सिम्टम उनमें फ़ील हो रही हैं और आपको लग रहा है कि उनका डिप्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और आपको उनकी लाइफ में जहाँ तक आप उस फ्रेंड को या उस पर्सन को जानते हैं, आपको एक शिफ्ट नज़र आ रहा है उनमें, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और आप उनको ज़रूर उसके हवाले से ग्रेजुअली सजेस्ट भी करें उसके लिए। बट अगर आपकी सपोर्ट से या थ्रू सेल्फ हेल्प टिप्स अगर कोई पर्सन डिप्रेशन को कोप कर सकता है और वो माइल्ड लेवल पे है, लाइक जैसे हमने बात की कि वो डिप्रेशन में है, और वो आप उनके साथ सोशल एंगेजमेंट शुरू कर दें, उनको डिफरेंट हैंग आउट करवाना शुरू कर दें, और उससे थ्रू पैसेज ऑफ टाइम उनमें अगर उससे इम्प्रूवमेंट आ रही है, सो वहाँ पे डेफिनेटली आप प्रोफेशनल हेल्प का उनको ना सजेस्ट करें। बट अगर आपको लगता है कि आपके सपोर्ट के बाद भी कोई चेंज नहीं फील कर रहा, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए, एज़ कम्पेयर टू कि वो प्रोफेशनली हेल्प ना लें। जस्ट लाइक कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो हमें,
इन्फेक्शन को अर्ली स्टेजेस पे हम उसका ट्रीटमेंट ले लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, टाइम भी कम लगेगा, ट्रीटमेंट भी कम लगेगा। बट अगर हम इन्फेक्शन को उसको वर्स होने देंगे तो हमें टाइम भी चाहिए, ट्रीटमेंट भी वैसा ही हमें चाहिए होगा। तो शुरू में अगर तो पेशेंट की माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपकी हेल्प से वो कोप अप पॉजिटिवली कर रहे हैं, तो यस वहाँ पे प्रोफेशनली हेल्प नहीं चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स वर्स हो रही हैं, सिवियर हो रही हैं, जो उनकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प ही उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जी थैंक यू मैम। एक और सवाल हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास आया है। हम अपने करीबी को डिप्रेशन में प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? जी। जी मैम। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी पर्सन से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं और बात करते हुए आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं प्रोफेशनल हेल्प लो, डॉक्टर के पास ही जाओ, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे मैंने पहले बात की कि आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो जो पेशेंट है उसको लगेगा कि जनरली मैं एक साइको हूँ या मैं वाकई पागल बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ, सो मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अब इस माइंडसेट के साथ जिसमें वो खुद डिनाइल में है और वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहा, बट आप उसको फोर्सफुली उसको वो बता रहे हैं जाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इस तरह से। जब वो आते हैं तो उनसे जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं मामा ने बोला था ट्रीटमेंट ले लो, बाबा ने बोला था, या फ्रेंड ने रेफर किया इसलिए बोल दिया कि। तो खुद से उनके अंदर एक डिनाइल होगा तो वो थेरेपी उनके लिए उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी जब तक वो खुद से उसके लिए इनिशिएट ना करें। सो किसी को प्रोफेशनल हेल्प की तरफ लेके जाने के लिए आपको पहले बेस बनानी होगी, आपको पहले उनको ग्रेजुअली उस तरफ लेके जाना होगा। लाइक आप उनको कह सकते हैं कि ओके आप जो टिप्स फॉलो कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आप अगर कोप अप नहीं कर पा रहे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मत बोलें कि प्रोफेशनल हेल्प लो या किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ या साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। उनको पहले उनके लिए बेस सेट करें। बेस बन जाएगी जब उनको आइडेंटिफाई होगा कि सेल्फ हेल्प टिप्स के थ्रू या सोशल सपोर्ट के थ्रू भी मुझे हेल्प नहीं मिल रही, सो डेफिनेटली आई नीड टू गो टू एनी थेरेपिस्ट या कुछ भी। तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है कि पहले आप बेस बनाएं। बेस बनेगी तो ऑटोमेटिकली जो भी पेशेंट है वो इस बात को अंडरस्टैंड ज़रूर करते हैं कि उनके लिए प्रोफेशनल हेल्प ही ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि वो प्रोफेशनल हेल्प ना लें और वो उसी फेज़ में रहें। तो उसमें ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप ग्रेजुअली उनको लेके जाएं, बजाय कि फोर्सफुली कहेंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि वो थेरेपी के लिए आएंगे तो ज़रूर, बट उसमें क्या होगा कि वो थेरेपी को उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो उसकी एफिकेसी होगी। तो ज़्यादा बेटर ये है पहले आपको बेस बनानी है, बेस बना के फिर उनको उस तरफ मोल्ड करना है। ये साइकेट्रिस्ट हेल्प लें या साइकोलॉजिकल हेल्प लें या किसी डॉक्टर से बात करें। ये प्रोसेस ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको बोल दें कि जी नहीं मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है तुम जाओ। तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट दिल से राज़ी नहीं है तो वो ओपन अप होते ही हैं। फिर उनको बहुत टाइम चाहिए होता है थेरेपिस्ट के साथ रैपो बिल्डिंग को मेंटेन करना, अपने लिए ओपन अप होना। आई डू अंडरस्टैंड इतनी जल्दी किसी के साथ भी ओपन अप आप नहीं हो सकते, बट उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अगर वो किसी के कहने से आए होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ आप बिल्कुल ग्रेजुअली उनको उस तरफ लेके जाएं, बजाय कि आप फ़ौरन से उनको सजेस्ट करें कि नहीं आप किसी डॉक्टर की हेल्प लें। जी। जी मैम थैंक यू। मैम एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है जो कि है क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने डिप्रेस वन के साथ कर सकते हैं ताकि उनका मूड बेहतर हो सके? जी। देखिए बेसिकली होता क्या है मोइस के डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है उसके लिए वो एक्टिविटीज़ कितनी हेल्पफुल हैं, उसका इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो इंट्रोवर्ट है, शाय है, अब आप उसको बोलें कि आओ हम कहीं बाहर चलते हैं, हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, सो उनके लिए जाना उनको ज़्यादा डिप्रेस करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में है, वो ऑलरेडी एक डिप्रेसिव फेज में चल रहे हैं, राइट। मे बी विद पैसेज ऑफ टाइम वो उस पर्सन को भी अवॉइड करना शुरू कर दें। तो सबसे ज़्यादा आप उसमें देखें कि वो जो क्लाइंट हैं जो कि डिप्रेशन के साथ हैं उनमें उनके लिए वो एक्टिविटी हेल्पफुल है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको किसी ऐसे पर्सन के साथ मीटअप करने का, हैंग आउट करने का बोलें जिनके साथ वो जाना नहीं चाहते, तो अगेन ये चीज़ उनको मज़ीद आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगी, वो सोशली विड्रॉल हो सकते हैं। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें उनकी फेवरेबल एक्टिविटीज़ क्या हैं। उनको अगर कुछ खाने-पीने में पसंद है, उस हवाले से आप कुछ सजेस्ट कर दें। सो इट टोटली डिपेंड्स कि वो जो जिनका आप हेल्प करना चाह रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, सो उनके अकॉर्डिंग आप उनको गाइड करें तो वो ज़्यादा बेटर है।
बट मैं इसमें सजेस्ट करूँगी एज़ अ थेरेपिस्ट कि सिंपल उनको इस कम्फर्ट से निकलने के लिए आप उनको हेल्प आउट करें। जैसे कि जो डिप्रेशन के साथ होते हैं मोस्टली उनका दिल नहीं करता कि वो एक परसिस्टेंट फीलिंग होती है सैडनेस की, क्राइंग स्पेल्स की। सो उसमें क्या होता है कि वो एक जगह पे बैठे हैं तो वहीं पे बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही होती। लाइक पेशेंट्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि पूरे दिन से वो बेड पे हैं। तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि ओके आप बेड पे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, आप घंटे बाद 2 घंटे बाद बस 5 मिनट्स के लिए बेड से उठें, ऐसे अपने रूम में थोड़ा-सा वॉक करें, फिर वापस आके बैठ जाएँ। उससे क्या होगा कि 5 मिनट्स का टाइम कम टाइम है, बस बेड से उठना है, ऐसे वॉक करनी है, किचन में जाएँ, पानी पिएँ, वापस आके बैठ जाएँ। कम्फर्ट थोड़ा-थोड़ा जब ब्रेक होता रहता है ना, तो ऑटोमैटिकली उनको ये काम करना ज़्यादा ईज़ी लगता है। एज़ कम्पेयर टू कि हम उनको बोलें कि नहीं जाओ, बाहर निकलो, घूमो-फिरो, ये काम है जो वो करना ही नहीं चाह रहे। सो ग्रेजुअली उस तरफ उनको गाइड करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर कि हम कोई बहुत बड़ा गोल दे दें। तो इसमें ज़रूरी है कि पहले आप आइडेंटिफ़ाई करें कि वो जो क्लाइंट है या जो भी लव्ड वन है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं? उनके लिए वो एक्टिविटी उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? जी। जी मैम, थैंक यू। मैम एक और सवाल हमारे पास है, उसको भी लेंगे। अक्सर लोग डिप्रेशन को समझने में गलतियाँ करते हैं। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकती हैं? बिल्कुल डिप्रेशन को हम सम टाइम अपनी फीलिंग्स का इज़हार करने के लिए बोल रहे होते हैं। मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है? मैं अगर सैड भी फ़ील करूँ उसमें बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ आज। तो डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म, एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, राइट? तो इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फीलिंग का इज़हार करना है तो वहाँ पे आपको उसको ऐसा टर्म यूज़ करना है कि मैं सैड फ़ील कर रही हूँ, मैं उदास महसूस कर रही हूँ। फीलिंग्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उसको एम्ब्रेस करना, उसको उस एग्ज़ैक्ट वर्ड में बयान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये बिल्कुल मिथ्स हैं। लोग बहुत ज़्यादा लाइक डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, जैसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं वो ऐसे टर्म्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, बट जब हम उनसे प्रोब करते हैं तो आइडिया होता है कि नहीं वो फीलिंग कुछ और बताना चाह रहे हैं बट टर्म वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं। सो वहाँ पे ऑब्वियसली बीइंग थेरेपिस्ट हमारा काम होता है, हम उनको साइको एजुकेट करते हैं कि जो टर्म है एंग्जायटी, समटाइम वो बोल रहे होते हैं कि एंग्जायटी फील होती है बट वो एंग्जायटी होती नहीं है। वो समटाइम सिंपल एक इरिटेबिलिटी की फीलिंग्स होती हैं, बट चूंकि हम अपनी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा टर्म्स सुन रहे होते हैं तो हम उन्हीं को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिप्रेशन को समटाइम हम बहुत ज़्यादा इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे अगर सैडनेस भी है तो हम उसको भी नहीं बोलेंगे कि सैड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम उसको एक बहुत बड़ा टर्म यूज़ कर लेते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि उसको अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्टली हम महसूस क्या कर रहे हैं, अपनी उस फीलिंग को बताएं। मोस्टली मैंने ये देखा है कि एंगर को भी शो करने के लिए हम डिप्रेशन का टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? सो एंगर है, एंगर रिपोर्ट करें। आप सैड हैं, आप सैडनेस को रिपोर्ट करें। आप इस अगर हर्ट फील कर रहे हैं तो आप बोलें आई एम हर्ट, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, बट एक्सेप्टेंस से पहले उसको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना क्या है वो बहुत ज़रूरी है। और वैसे जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो आप जब उसको एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे किसी के साथ तो आप वही एक्सप्रेस करेंगे जो आप फील कर रहे हैं डीप डाउन। जी। जी मैम। मैम एक और सवाल हमारे पास मौजूद है, जो कि क्या मैं अपने दोस्त से रोज़ाना बात करके उनका डिप्रेशन कम कर सकता हूँ? अम, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को अगर किसी दोस्त को हेल्प करना चाह रहे हैं, उस डिप्रेशन से निकलना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है? आप टेक्स्टिंग करें, आप कॉल पे कॉन्टैक्ट करें, आप इन पर्सन मीटअप करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर करें। बट दूसरे पर्सन जो डिप्रेशन के साथ हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनके मूड स्विंग्स को देखते हुए समटाइम ऐसा होता है कि एज़ अ फ्रेंड हम अपने किसी फ्रेंड को जो कि डिप्रेशन के साथ है, हम उनको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो एक आइसोलेशन चाह रहे हैं, वो नहीं बात करना चाह रहे, तो वो इग्नोर करेंगे। तो क्या होता है कि वहाँ पे फ्रेंड्स कहते हैं कि शायद ये मिलना नहीं चाह रहा है, मिलना नहीं चाह रही, ये बात नहीं करना चाह रहा, तो हम अपनी उन फीलिंग्स का एक रिजल्टमेंट लेके बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो पर्सन पेशेंट के जो पर्सन है जो डिप्रेशन के साथ है, उनमें अगर आप देखें ना तो उनका दिल नहीं करेगा कि वो किसी से भी बात करें। आपको उनसे
इस तरह से अपना सपोर्ट, अपनी प्रेजेंस शो करनी है कि उनको ये लगे कि जो मेरा फ्रेंड है या जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे लिए मुझे केयर कर रहे हैं, राइट? वो मेरे लिए कंसर्न है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बात नहीं करे, इट्स ओके। आप अगर मैसेज सीन करके छोड़े हैं तो भी इट्स ओके। उसमें खुद को नेगेटिवली कुछ सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4th 5th डे दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट करें। द मोमेंट वो आपके साथ ओपन अप होना शुरू होंगे, डेफिनिटली फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे और आपके साथ अपनी फीलिंग्स को भी वो वेंट आउट करना शुरू करेंगे। तो आप ज़रूर कर कॉन्टैक्ट रख सकते हैं उस फ्रेंड के साथ, बट उसमें आपको अपनी भी फीलिंग्स को देखने की ज़रूरत है कि अगर वो आपको उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे अपनी सिम्टम्स की वजह से, तो आप कहीं इंटरनली फिर एज अ फ्रेंड हम खुद भी बैक ऑफ कर जाते हैं कि शायद ये बात ही नहीं करना चाह रहा। चलो ठीक है, जब डिप्रेशन खत्म होगा या इस एपिसोड से निकलेंगे तो फिर हम कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आप हेल्प करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखते हुए आपको पहले उनको हेल्प करना है। तो इसलिए मोस्टली मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं किसी में, क्योंकि होता है फैमिली मेंबर्स भी को डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जिनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ, जैसे आप समटाइम प्लेन में भी ट्रैवल करें तो अभी जब इंस्ट्रक्शन शुरू में दे रहे होते हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क वेयर करना है किसी को भी हेल्प आउट करने से पहले इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेम इसी तरह से ये चीज़ हमारी हर हर एक के लिए एप्लीकेबल है। पहले आपको अपनी फीलिंग्स को देखना है कि अगर तो मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ, मैं किसी भी पर्सन को जो कि डिप्रेशन के साथ है मैं हेल्प ही नहीं कर सकती। मैं उनकी कम सुनूँगी, शायद मैं अपनी उनको ज़्यादा बताऊँ कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो उसमें क्या होता है कि वो सब चीज़ें इतनी मनगढ़ंत हो जाती हैं कि वो भी हेल्प नहीं रहती। वो आप ज़्यादा उनकी हेल्प करने की बजाय आप खुद डिप्रेशन लेके आप अपने घर आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप ज़रूर उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, पहले अपनी फीलिंग्स को चेक एंड बैलेंस रखते रहें और उनसे जब कॉन्टैक्ट करें तो ऐसा नहीं कि अगर वो राब्ता नहीं करे, कॉन्टैक्ट नहीं करे, आप नेक्स्ट स्टेप फिर करें, ताकि आपकी कांस्टेंट सपोर्ट उनको फ़ील हो। इससे उनको एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिलेगी जो उनको डिप्रेशन से निकलने में हेल्प ज़रूर कर सकती है। जी। जी मैम, हमारे पास एक और कमेंट आया है कि व्हाट अबाउट रिलीजियस वसवसा एंड नेगेटिव थॉट्स। ये बेसिकली टाइप्स भी हैं जिसमें पेशेंट्स मोस्टली रिपोर्ट करते हैं कि रिलीजियसली उनको समटाइम बहुत ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं नेगेटिवली, वसवसे भी आ रहे होते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरह से उनको ये चीज़ें तंग कर रही होती हैं। अब इसमें अगेन डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करें। डिप्रेशन में हमारी थॉट्स अनकंट्रोलेबल होती हैं, रिकरेंट होती हैं, जो कि हमारे किसी ट्रॉमा के बाद, किसी एवर्सिव इंसिडेंट के बाद हमें आ रहे होते हैं। अब वो टाइमली ट्रीटेड ना हो तो वो डिफरेंट डिसऑर्डर की तरफ भी लीड करते हैं, राइट? डिप्रेशन की सिर्फ सिम्टम्स हैं, बट अगर कोई वसवसा है, वहम है, रिलीजियसली है या किसी भी तरह से है, वो आपको वर्स्ट सिचुएशन में किसी भी फॉर्म में लेके जा सकता है। डिप्रेशन ऑब्सेशंस में भी कन्वर्ट होता है। समटाइम ये सिम्टम्स इतनी मिक्स्ड अप होती हैं कि उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये समटाइम ऐसा होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं और उसमें आपको कोई रिलीजियसली भी आपको कोई वसवसे आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आपका दिल करेगा कि आप बार-बार नमाज़ पढ़ें। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, उनका थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उनको ऐसा फ़ील होता था कि अगर मैं जाए-नमाज़ से इवन मैं वॉशरूम के लिए, खाना खाने के लिए भी जा रही हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ, मुझे जाए-नमाज़ पर ही बैठना है। तो वो इतना उनका हो गया था कि वो ये रिपोर्ट कर रही थी कि मेरा दिल करता है मैं जाए-नमाज़ पर ही सोऊँ। तो वो रिलीजियसली समटाइम हमारा डिप्रेशन हमें इतना एक्सट्रीमिस्ट कर देता है कि आपको लगता है कि अगर मैं एक पल के लिए भी इस एक्टिविटी को छोड़ूँगी, तो वो एक गिल्ट की फॉर्म इख्तियार कर जाएगा। फिर वो थॉट्स क्योंकि अनकंट्रोलेबल होते हैं, तो फर्दर आपको फिर टाइम के साथ-साथ ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रही होती हैं। सो येस, डिप्रेशन में आपको रिलीजियस कुछ भी ऑब्सेशंस हो सकते हैं, अगर आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट ना करें। तो इसमें ज़रूरी होता है थ्रू पैसेज ऑफ टाइम चलें, प्रोसेस लेके चलें। अगेन माइल्ड लेवल पे डिप्रेशन है, आप सेल्फ हेल्प टिप्स के थ्रू, आप सोशल सपोर्ट के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, आप खुद को कोप अप कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते, वहाँ भी प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सिवियर डिप्रेशन है, अब वो किसी भी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा सकता है। ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर बन जाता है, जैसे
डिप्रेशन के सिम्टम है कि हम तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या हमारा खाना पीना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा खाना शुरू करेंगे या खाना पीना बंद करेंगे, वो उनको लीड कर देगा ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ। अब जो ऑलरेडी गिल्ट में है अपनी वेट की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो उनका डिप्रेशन तो है ही, बट लीड करेगा एक दूसरे डिसऑर्डर की तरफ। तो जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर इन्फेक्शन वर्स हो गया है, सिवियरिटी की तरफ चला गया है, तो वहाँ पे फिर उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो यस, डिप्रेशन में ऐसा होता है, आपको डिफरेंट डिसऑर्डर की सिम्टम मिक्स्ड भी आपके साथ स्टार्ट हो सकती हैं। सो उसके लिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस असेसमेंट, फिर उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जी। अच्छा मैम, डिप्रेशन से फिजिकल सिम्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे चक्कर आना या नींद ना आना या भूख ना लगना? तो अभी एक और कमेंट हमारे पास रिसीव हुआ है कि डिप्रेशन में चक्कर भी आते हैं अगर डिप्रेशन हो किसी को। ठीक है, देखिए डिप्रेशन में ना होता क्या है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, फिजिकल सिम्टम्स डेफिनेटली हमें आएंगे। लाइक आपको डिप्रेशन है, आप लाइक स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको हेडेक शुरू हो जाएगा। ठीक है, हेडेक अब हमारी मेंटल इशू नहीं है, बट हमारा फिजिकल इशू है जो मुझे पेन फील कर रहा है। अब जरूरी नहीं हेडेक हो, समटाइम लोगों को एसिडिटी शुरू हो जाती है, समटाइम लोगों को लगता है मेरे मसल्स पुल हो रहे हैं। तो डिप्रेशन में भी सेम ऐसे होता है, आपको नेगेटिवली इमोशंस आ रहे हैं, आप नेगेटिवली फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज एग्जैक्टली वैसे होंगे, लेथार्जिक, फटीग, राइट, बिल्कुल लो, आपको अपनी बॉडी फील होगी, आपको कोई एनर्जी फील नहीं होगी, बिल्कुल एनिडोनिया वाली फीलिंग्स होती हैं, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्सेज हमारे वैसे होते हैं सैडनेस की वजह से, उन डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से। तो फिजिकल रिस्पॉन्सेज बिल्कुल आपको उसमें नोट करने की ज़रूरत है। समटाइम क्या होता है कि उसमें हेल्थ एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, आप अपनी हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो है ही, बट वो कन्वर्ट हो गया आपकी हेल्थ एंजाइटी में, क्योंकि जब फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, आपको अगर थोड़ा सा कोई गैस्ट्रिक इशू की वजह से आपको बाजू में पेन है, या आपको अपने हार्ट वाली साइड पे गैस्ट्रिक इशू की वजह से पेन है, तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर टू डॉक्टर उनकी एक न्यू एपिसोड शुरू हो जाता है, उनको लगता है शायद मुझे कोई बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है। तो अगेन फिजिकल इश्यूज आते हैं, हर मेंटल इलनेस में आते हैं। फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ हमारी कनेक्टेड है। आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज डेफिनेटली आएंगे, राइट। आप फिजिकली आपकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब है, तो आप मेंटली भी डाउन फील करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई डिसऑर्डर ही हो, बट हाँ, आपका लो मूड जरूर होगा। सर में दर्द हो रहा है, तो किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, ठीक है, काम पे फोकस नहीं हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है। सो सेम इसी तरह से दोनों हेल्थ इंटरकनेक्टेड हैं, जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से ट्रिगर हो सकती हैं। जी। जी मैम। मैम, हाउ टू हेल्प अ पेरेंट सफरिंग विद डिप्रेशन एंड लोनलीनेस ड्यू टू अ क्रॉनिक डिजीज? हाउ टू हेल्प पेरेंट्स? यस मैम, सफरिंग विद डिप्रेशन एंड लोनलीनेस ड्यू टू अ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, पेरेंट्स के साथ ना ये एज फैक्टर सबसे पहली चीज डेफिनेटली, जैसे जैसे एज वाइज पेरेंट्स हमारे ग्रो करते हैं, उनको डिफरेंट मेडिकल इलनेसेस भी होती हैं। इसके साथ अगर मैं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करूँ, वो लॉनलीनेस इसलिए भी फील कर रहे होते हैं क्योंकि पहले बच्चे छोटे होते हैं, वो एक्टिव रूटीन में होते हैं, बच्चों के काम, घर के काम, राइट। अब वो खुद जब ओल्ड एज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब जो उनके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी लाइफ के कुछ प्रेफरेंसेस हैं, अब जब उसमें बिजी हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हैं। अब वो आइसोलेशन, मेडिकल इलनेस, प्लस उनकी जो डेली रूटीन है, ये सब मिक्सड अप होके उनकी उस सिम्टम को ज़्यादा ट्रिगर कर रही होती है। अब वो चाहे मेडिकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है। अब ऐसी सिचुएशन में बीइंग चिल्ड्रन, हम लोगों को चाहिए कि आप अपना थोड़ा सा टाइम, चाहे बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, उनको दें ज़रूर, उनको दें, उनको हेल्प करें, उनकी सुने ज़रूर, ठीक है। ज़रूर मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो सम टाइम गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। सो सम टाइम बच्चे ना ये फील करते हैं कि माँ बाप है, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारा, कि मेरी लाइफ वैसी है, या मैं बिजी हूँ, बिजी रूटीन है। सो वहाँ पे हमें नहीं, हमें उनको अंडरस्टैंड करना है। सो वहाँ पे अगर आप डेली रूटीन का 1 घंटा, आधा घंटा उनको दे रहे हैं, एक फैमिली टाइम क्वालिटी वाला कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्प्रूव करेगा, और डेफिनेटली आप खुद भी पॉजिटिवली बेटर फील करेंगे। सो ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि टाइम के साथ साथ चूंकि एक कॉग्निटिवली इंक्लिनेशन इंक्लाइंड हो रहे होते हैं,
एक डिक्लाइन उनका स्टार्ट हो जाता है, फिजिकली भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम बेसिकली यही होता है कि जब सोशल सपोर्ट भी, फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल रही होती, तो वो ज़्यादा आइसोलेटेड होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल उनको सुनना, के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एज अ चाइल्ड आप उनको हेल्प कर सकते हैं। उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुनने, उन्होंने लाइफ किन सफरिंग्स को उन्होंने बियर किया है, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद सर्वाइवर्स हैं वो लोग बेसिकली। तो हम लोग के लिए तो हमारे पेरेंट्स बहुत बड़ी मिसाल होते हैं। सो उनको सुनना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप ये करेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव होगी, और डेफिनेटली जो मदर डॉटर रिलेशन है या फादर या पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है बच्चों का, वो भी इम्प्रूव्ड होता है। तो एज अ चाइल्ड हेल्प करना चाह रहे हैं पेरेंट्स की, सिंपल उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सुन लें, उनको अपने मत सुनाएं कैसा रहा दिन, ब्ला ब्ला ब्ला, नो। आप उनकी सुने, अच्छा आपने क्या किया, अच्छा आपने मेडिसिन ली, आपने खाने में क्या लिया, आपका दिन कैसा रहा, अच्छा कभी किसी टॉपिक पे ऐसे बात कर ली। तो इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर हेल्प आउट कर सकते हैं। उनको कभी ऐसे बाहर ले गए, वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो कभी उनके साथ बैठ के कोई मूवी देख ली। तो उनके पेरेंट्स ओल्ड एज में, तो उनको पुरानी मूवीज समटाइम्स ज़्यादा पसंद होती हैं। मूवीज ना पसंद हो, कोई भी उनका फेवरेट कोई शो हो, सिंपल टाइम स्पेंड कर लेना, अपने फिजिकल प्रेजेंस उनके सामने शो कर देना, समटाइम ये भी मोर देन इनफ होता है। जी। Ma'am, can you share tips for dealing with ADHD teens, especially if they have left their studies? क्वेश्चन रिपीट करें। Can you share tips for dealing with ADHD teens, especially if they have left their studies? देखिए, अगर तो स्टडीज छोड़ चुके हैं और एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, आपको कंफर्म्ड है, लाइक डायग्नोसिस है, तो फिर डेफिनेटली आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। क्योंकि एडीएचडी को फिर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना, जो कि हमारे टॉपिक से काफ़ी हट के हो जाएगा, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना फिर बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सिम्टम्स हैं क्या, उस इंडिविजुअल की क्या सिम्टम्स हैं, वो किस तरह से एडीएचडी के सिम्टम्स को शो कर रहे हैं, उनकी लाइफ की फर्दर डिटेल्स क्या हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम टिप्स को सजेस्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं अगर मेरे लिए कोई टिप इफ़ेक्टिव है, सो वो आपके लिए भी हो, वो सबके लिए भी हो। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कंफर्म है एडीएचडी है, सो आप उसके लिए कंप्लीट असेसमेंट प्लस मैनेजमेंट के लिए आप फिर उस डायरेक्शन में उनको लेके जाएँ। बजाय कि वही टिप्स आप करें, अब वो जो टीन जिसकी आप बात करें, अगर टीन के लिए वो एक्टिविटीज़ अगर ठीक नहीं है, सो डेफ़िनेटली जो पर्सन उस मेंटल हेल्थ के साथ है, उन सिम्पटम्स के साथ है, उसके लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो मे बी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको ये लगे कि शायद ये इफ़ेक्टिव ही नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा टॉपिक है कि हमने कैसे हेल्प आउट करना है, सो उसमें क्या होता है कि फिर हम समटाइम खुद भी बहुत फिर डिसहार्ट हो जाते हैं कि शायद ये इफ़ेक्टिव ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सो अगर तो वो स्टडीज़ छोड़ चुके हैं, सो ट्राई करें कि उनकी जो फ़ेवरेबल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक उसमें समटाइम बिहेवियर मॉडिफिकेशंस भी आ जाती हैं, डिफरेंट टिप्स स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि बीइंग पेरेंट्स आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनकी जो भी लाइफ हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर एक्टिविटीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। बट हाँ, स्टडीज़ क्विट कर चुके हैं, उनकी डेली रूटीन क्या है, डेली लाइफ क्या है, स्क्रीन टाइम कितना है, और प्लस साथ में कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम टिप्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। जी। जी मैम, क्या कुछ साइन हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपका लव वन जो है वो सीवियर डिप्रेशन में है? साइंस बिल्कुल है। आपको उनकी लाइफ का लगेगा कि हर एस्पेक्ट उनका टोटली डिस्टर्ब हो रहा है। लाइक अगर कोई फ्रेंड है, तो आपको लगेगा कि अब वो फ्रेंड्स से काफ़ी विड्रॉल हो रहे हैं, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। अगर किसी एकेडमिकली उनके रिकॉर्ड को देखा जाए, तो वो उनका रिकॉर्ड काफ़ी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आप अगर वो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, सो प्रोफेशनली उनका जो एक बिहेवियर है वो उनका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको लगेगा कि अब उनकी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है। नींद पूरी नहीं होगी, आपको देखने से आइडिया हो जाता है।
ठीक है, उनके बात करने से आइडिया हो जाएगा, बात करते वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है कि वो जो पर्सन है वो डिप्रेशन में है। बट आगे अगर वो सिवियर डिप्रेशन में है तो इट्स मीन कि उनके सिम्टम्स भी सिवियर हैं, तो उनको इजीली असेस हो जाता है कि एक फ्रेंड या हमारे को फैमिली मेम्बर पहले कैसा था, अब वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसमें सिंपल आप उनसे बात कर सकते हैं कि पहले आप ऐसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे बट अब आप कर रहे हैं, सो अभी सब ठीक है, खैरियत है, या मैं आपके लिए कंसर्न हूँ। सो इस तरह से आप उनको उस हवाले से एक इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। बट जो क्वेश्चन है हमारा कि सिवियर डिप्रेशन के साथ है, उनकी सिम्टम्स क्या है, उनकी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स होती हैं, आपको लगेगा कि उनके लाइफ का हर एस्पेक्ट डिस्टर्ब है, वो बिल्कुल आइसोलेशन में जाना शुरू हो गए हैं। या समटाइम ये भी होता है, डिप्रेशन की एक फॉर्म ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को कवर अप करने के लिए। सो ये भी एक बहुत क्लियर सिम्टम होती है। अच्छा ओके, पहले तो इतना बिहेवियर वैसा नहीं था, बट हाँ जो पोस्ट बिहेवियर है किसी प्रॉब्लम के बाद, वो उनका बहुत एक स्ट्रेंज किस्म की वाइब्स आपको आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो कुछ सिवियरिटी वाली सिम्टम्स हैं जिनको अगर आप किसी में नोट कर रहे हैं कि हाँ उनका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट हुआ हुआ है, वियर्ड हुआ हुआ है, या आप वो इग्नोर कर रहे हैं कम्प्लीटली, या बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बता सकती हैं, क्लियर सिम्टम्स होती हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो डिप्रेशन है या कोई और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे मैम। अक्सर लोग डिप्रेशन को सिर्फ मानसिक बीमारी समझते हैं, क्या ये सही है? डिप्रेशन डेफिनेटली एक मेंटल इलनेस है, एक सीरियस मेंटल इलनेस है। ये सिंपल एक फीलिंग नहीं है जो आएगी और चली जाएगी। 2 दिन बेटर फील कर रहे हैं, थर्ड डे फिर लो फील कर रहे हैं। डिप्रेशन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में परसिस्टेंट हमारी लो फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस होता है, आपके लिए कोई फेवरेबल काम था, आपकी कोई एक्टिविटी थी, इवन आपको कोई फूड बहुत पसंद था, आपका उन तमाम एक्टिविटीज से आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा आपको फटीग नज़र आ रही होती है, उनको देख के आपको पता चल रहा होता है। सो यस, ये मेंटल इलनेस है, सीरियस मेंटल इलनेस है और इसको सीरियस ही लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि वो मेंटल इलनेस नहीं है, सिंपल फीलिंग है, लाइक जो हम भी समटाइम कभी डाउन फील करते हैं, कभी धूप बहुत तेज निकल आई तो मूड जितना भी फ्रेश हो तो हम एक्सप्रेशन वैसे दे देते हैं, इट डजंट मीन कि हम डिप्रेशन में हैं। अगर बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो इट्स नॉट लाइक कि हम अब पूरा दिन हैप्पी फील करेंगे। फीलिंग है, आएगी और चली जाएगी, राइट? एक वेव की तरह आती है, 15 to 30 मिनट्स रहेगी, उसके बाद हमारी कोई भी फीलिंग चली जाएगी। बट डिप्रेशन इज मेंटल इलनेस, सीरियस मेंटल इलनेस है, जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम क्रॉनिक भी बन सकता है अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट ना लिया जाए। बट अगर विद डिफरेंट सेल्फ हेल्प टिप्स या सोशल सपोर्ट, अगर आप इवन एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ भी अगर आप हेल्प ले रहे हैं और आप बेटर फील कर रहे हैं, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं, ट्रीटेबल है डिप्रेशन। जी। जी मैम, एक और क्वेश्चन को मैम लेंगे हम जरा। अगर एक शख्स पढ़ा लिखा ना हो और ना ये सब समझता हो, तो उनकी साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर एक पर्सन बिल्कुल भी लाइक पढ़ना लिखना नहीं जानते, और उनको साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं, या एज और अ ना ये सब पार्ट? समझता हो कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, उसको ये फीलिंग्स आ रही हो, तो उनकी साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं? ओके, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि बहुत से पेशेंट्स इलिटरेट होते हैं, उनको नहीं पता डिप्रेशन के बारे में क्या है। आपको अगर फील हो रहा है और अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं हेल्प के लिए, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो उनके उस डिनाइल को ब्रेक करें, ठीक है? बट अगर जो क्वेश्चन जो मुझे समझ आ रहा है कि वो अगर नहीं जानते डिप्रेशन के बारे में और उनके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको आइडिया हो रहा है कि इनके साथ समथिंग इज रॉन्ग, तो वहाँ पे अगेन सिर्फ उनसे उनकी डेली रूटीन पे बात करें। अच्छा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत से लोग होते हैं डिनाइल में होते हैं, नहीं मैं डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, फिर वो पहले से ज़्यादा खुद को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा देर तक ये एपिसोड नहीं चलता, फिर से वो लो हो जाते हैं। तो वहाँ पे उनको डायरेक्ट मत बोलें कि आपके साथ कोई मसला है। साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट कभी भी आपके साथ डायरेक्टिव अप्रोच रख ही नहीं सकते, ठीक है? इनडायरेक्टली ही काम हो रहा होता है, और आप कभी भी नहीं बोल सकते यू आर विद डिप्रेशन। हमने टैग तो लगाना नहीं है, राइट? हमने कोई स्टिग्मेटाइजेशन तो करनी नहीं है। सो उसमें बहुत ज़रूरी है विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली उनको लीड करते हैं
उनकी उन लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो कि क्लियरली डिफरेंस शो कर रहा है कि पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हैं। जैसे क्लाइंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम 2 साल से ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि अच्छा 2 साल पहले वाला पर्सन और 2 साल बाद वाले पर्सन, क्या डिफरेंस आपको फील होता है। सो क्लाइंट जब वो डिफरेंस बता रहे होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उनके लिए, उनको फिर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली क्लिक करती है कि यस, कुछ गलत है मेरे साथ। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेशन में डिनाइल ब्रेक होगा और वापस लाइफ की तरफ आएंगे। इट ऑलवेज टेक्स टाइम, बिकॉज इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप 2 सेशंस लिए डिप्रेशन ठीक हो गया, अब आप लाइफ की तरफ वापस आ गए। ऐसा भी होता है, बट उतनी जल्दी रिलैप्स भी होता है, क्योंकि ये ग्रेजुअली नहीं होगा। हमें किसी पॉइंट पे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, हम कहेंगे ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। बट उसमें क्या होता है कि ज्यादा देर तक हम जब दौड़ेंगे तो फिर हम थकेंगे भी जल्दी। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलें, वो ज्यादा बेटर है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डिप्रेशन के बारे में नहीं पता, वो समथिंग एल्स चीज है, बट अगर वो डिनाइल के साथ है, तो वहाँ पे जो भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो ग्रेजुअली उनके उस डिनाइल पर काम करते हैं कि वो अपनी उस इलनेस को, उस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे, या अंडरस्टैंड करते हैं बट उनको बताना नहीं आ रहा। क्योंकि अगर तो डिनाइल नहीं है तो वो इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में, जो उनको समझ आ रही है। तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो उसको फिर किस तरह से फर्दर लेके चल रहे होते हैं। सो प्रोफेशनली जो अगर कोई ट्रीट कर रहा है, दे नो बेटर कि उनको कैसे ट्रीट करना है। बट एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली मेंबर, आपको कोई टैग नहीं लगाना कि आप डिप्रेशन के साथ हो, ओ अब आप तो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हो। सिंपल उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, कोई टर्म यूज ना करें कि आप डिप्रेशन के साथ हो या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें फीलिंग का नाम नहीं देना आ रहा होता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो अगर कोई पर्सन कहे ना कि ओ तुम तो बहुत गुस्से में लग रही हो, तो चाहे मैं गुस्से नहीं भी, तो मुझे लगता है शायद ही मेरा गुस्सा ही है। तो ये चीजें बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। सो कोई पर्सन ऐसा है जो कि डिनाइल में है, तो वो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट का काम है कि वो कैसे उस डिनाइल को ब्रेक करेंगे और ग्रेजुअली उन पे काम करेंगे। बट अगर आप एज अ फैमिली मेंबर उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो कोई भी टैग ना करें, कुछ भी उनको कोई वर्ड्स ना दें, ताकि वो खुद से असेस करें। ठीक है, जब वेंट आउट करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास इस वक्त ये चाय का कप है, सो अब अगर इस में मैं फर्दर कुछ ऐड करती रहूंगी तो उसमें क्या होगा, वो कप बाहर पानी, चाय, कुछ भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ भी ऐड करना है, तो पहले आप उसको वेंट आउट करें, पहले आप उसको एम्प्टी करें उस कप को। कप एम्प्टी होगा, फिर आपकी मर्जी, आप उसमें जूसेस डालें, पानी डालें, जैसे भी यूटिलाइज करना है आप करें। बट ऑलरेडी अगर इमोशंस आपके बोटल डब हैं, या किसी की इमोशंस बोटल डब हैं, वहाँ पे आपकी कोई भी एडवाइसेस कुछ भी उन पे जीरो इफेक्ट क्रिएट करेगी। जी। जी मैम, थैंक यू। मैम, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी हम लेंगे। क्या किसी को डिप्रेशन से निकलने के लिए स्पिरिचुअल या रिलीजियस सपोर्ट लेना फायदेमंद हो सकता है? इट डिपेंड्स के जो पर्सन है वो खुद रिलीजियसली कितना इंक्लाइंड है। ऐसा होता है थेरेपी में, अगर कोई पर्सन रिलीजियस है तो हम मेडिटेशन के बारे में अगर उनको गाइड करें, तो हम मेडिटेशन की वही टिप्स उनके साथ ऐसे शेयर करें जो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। राइट। बट अगर कोई पर्सन, जैसे हमारे पास नॉन मुस्लिम पेशेंट्स भी आते हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि हम उनको उनके रिलीजियस के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। अगर पर्सन जो पार्टनर है, कोई भी आपका बिलव्ड वन है, वो इतना रिलीजियस नहीं है, तो वहाँ पे उनको ऐसे गाइड करना आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इनफैक्ट वो पर्सन ज्यादा गिल्ट में जाता है। ठीक है, वो उनको समटाइम लगता है कि शायद मैं मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं शायद ये मेरे गुनाह है जो कि मैं नहीं सुकून मिल रहा मुझे नमाज से भी। ऐसा होता है, पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि हम नमाज भी पढ़े हैं तो भी हमें सुकून नहीं मिल रहा। तो उसमें ये चीजें होती हैं। अगर कोई पर्सन, पहले आप चेक कर लें, आपका फैमिली मेंबर कोई भी अगर वो रिलीजियसली इतने प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो वहाँ पे आप उस हवाले से उनको गाइड ना करें तो बेटर है। अनटिल अनलेस आपको लगे कि हाँ वो भी रिलीजियसली कुछ हेल्प सीख करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है थ्रू डिस्कशन, फिर आप जरूर उनको सजेस्ट कर सकते हैं जो भी उनके लिए बेटर है। बट अगर वो रिलीजियसली इतने प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल उनकी इमोशंस को वेंट आउट करवाएं। जैसे मैंने कहा, कप है, फुल भरा हुआ है, कुछ भी ऐड करेंगे उसमें नहीं जाएगा, वो बाहर गिरेगा। सो इट्स बेटर कि पहले उनको वेंट आउट करें, उनको सुन लें। तो वो सुनना, गुड लिसनर बनना, और बाद में उनको उनकी उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग गाइड करना, वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि हम किसी भी एक एस्पेक्ट को लेके, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कोई भी, हम उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना शुरू कर दें। जी। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मैम, एक और कमेंट
लेंगे। मेरा एक दोस्त है, अक्सर कहता है कि फाइनेंशियली बहुत परेशान रहता हूँ, दिल करता है कि सुसाइड कर लूँ। उसको थेरेपी का कहूँ तो कहता है कि मैं क्रेजी नहीं हूँ और थेरेपी नहीं लेता। मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? देखिए, फाइनेंशियली अगर ग्लिचेस हैं और उस वजह से कोई परेशान है, जैसे आजकल के टाइम में हर कोई परेशान है, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, किसी भी वजह से, तो अगर वो परेशानी ऐसी है कि वो इजीली कॉप अप कर रहे हैं, डिप्रेशन नहीं है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कहें कि वो किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ही जाएं। फाइनेंशियली अगर वो इतना नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे, बट हाँ लाइफ का बाकी एस्पेक्ट, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी जो फैमिली लाइफ है इज़ बेटर, इट्स मीन के वो डिप्रेशन में नहीं है। और कभी एक दफ़ा और इट्स वेरी नॉर्मल रिएक्शन कि अगर हमारा कोई लॉस भी होगा ना, तो हम खुशी फील नहीं करेंगे, हम डाउन ही फील करेंगे। तो डाउन फील करना, सैड फील करना अगेन डिप्रेशन नहीं है। तो वहाँ पे आई गेस इनको अंडरस्टैंड करना है कि वो एग्जैक्टली डिप्रेशन है या सिंपल फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो वैसा फील कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेस भी सिंपल हो सकता है। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि वहाँ पे आप उनको गाइड करेंगे वो प्रोफेशनल हेल्प ले, बट हाँ अगर आपको उनको लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियली किस एस्पेक्ट के साथ साथ बाकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यस फिर उनको वो ग्रेजुअली उस तरफ लेके जा सकते हैं। अगेन जैसे कहा कि जब मैं उनको कहता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं कोई कोई पागल नहीं हूँ, ऐसा होता है, पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शायद वो डायरेक्ट उनको बोल रहे हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी मेंटल एक्सपर्ट के पास। जो डायरेक्ट होंगे उनका आंसर भी वैसा ही होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप ग्रेजुअली एक बेस बनाएं, उनको डिफरेंस बताएं कि जब से ये ऐसा चेंज जो आप फील कर रहे हो, पहले वाला फ्रेंड या बाद वाला फ्रेंड, उसमें क्या डिफरेंस है। तो फिर कहीं जाके उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम फिर यही आती है कि आप जितना उनको फोर्स करेंगे, वो शायद आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप कट ऑफ करना ज़्यादा बेटर समझे एज कम्पेयर टू कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। तो बहुत सेंसिटिविटीज, ये चीज़ सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्टली मत बोले, ग्रेजुअली पहले बेस बनाए फिर उस पर बात करें। बट उस कंडीशन में अगर उनको कंफर्म है कि डिप्रेशन के साथ अगर वो हैं तो, बट अगर सिंपल स्ट्रेस है, सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डाउन फील कर रहे हैं, तो फिर वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें सोशल सपोर्ट, सेल्फ हेल्प टिप्स, ये चीज़ें ही उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जी। बस मैम, लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं और इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये है कि मेरा बेटा कॉलेज से आने के बाद बस कमरे में बंद रहता है और मूड चिड़चिड़ा सा रहता है। उसको नॉर्मल रूटीन में वापस लाने के लिए क्या करूं? बेटा अगर स्कूल से, कॉलेज से आने के बाद ऐसा महसूस कर रहा है, सो इट क्लियरली शोज के या तो उसको घर में कोई प्रॉब्लम है, या उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई उसको बुली कर रहा है, या उसके साथ कोई एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो रूम में खुद को बंद कर रहा है, इट डिपेंड्स के अगर मदर ये क्वेश्चन करें कि मदर का और बेटे का रिलेशनशिप कैसा है। अगर तो रिलेशनशिप हेल्दी है तो आप सिंपल खाना लेके जाएं, पास बैठें, कोई बात ना करें, सिर्फ एक फिजिकल टच देना शुरू करें। लाइक बालों को छेड़ दिया, ऐसे हल्का सा प्यार कर दिया एज अ मदर। जब आप फिजिकल एज अ मदर उस बच्चे को आप एक अपना लव केयर शो करेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो छोटा बच्चा है, कोई भी है, उनको एक कंफर्ट फील होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट नहीं फील हो रहा है, इसीलिए वो अपने रूम में खुद को लॉक करना ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कि वो फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी है, जो कि उसको ज्यादा ये फील करवा रहा है कि वो कम्युनिकेट ना करे प्रॉब्लम, वो खुद को लॉक कर ले। पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें। वो नहीं खाना खा रहा, थोड़ा सा खाना खुद से खिला दें। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से अपने जेस्चर शो करना शुरू करें, बजाय कि डायरेक्टली पूछें कि क्या हुआ, दिन बुरा था, बात क्यों नहीं कर रहे, टाइम क्यों नहीं दे रहे। इस तरह से क्या होगा कि उनको ना खुद पे सेल्फ डिफेंस में वो चल जाएंगे, नहीं कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर अगर उन्होंने शेयर करना भी है तो डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। पहले आप एक कंफर्ट उनको दें, जब वो उस कंफर्ट के साथ यूज टू हो जाएं, फिर ग्रेजुअली उनसे रूटीन के बारे में पूछे, अच्छा आपका दिन कैसा रहा, आपने कॉलेज में क्या क्या किया। फ्रेंड्स के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आप फ्रेंड्स के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछें, अच्छा आपका फलां फ्रेंड कैसा है, अच्छा आपने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो बेस बनाए, उसके बाद फिर आप उस बच्चे को एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं जिसके साथ वो साथ हैं। लाइक अगर
स्कूल से आके हैं, सो या तो घर में प्रॉब्लम है, या कोई ट्रॉमा लाइफ में चल रहा है, या स्कूल सेटअप में कुछ ऐसा है, या यूनिवर्सिटी सेटअप में कुछ ऐसा है जो उनके लिए ट्रॉमेटिक है। तो अभी टाइमली ट्रीट कर लेंगे तो ना, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो एज अ पेरेंट ये काम कर सकते हैं आप, इससे भी फिल्म को फिजिकल सपोर्ट दें, अपनी एक लव केयर शो करें, डायरेक्ट मत पूछें क्या हुआ, उदास क्यों हो। सो उसमें क्या होता है कि बच्चों ने अगर बताना भी होता है ना, तो वो फौरन फिर बैक ऑफ कर जाते, वो नहीं बताते कि डांट पड़ जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एज अ फ्रेंड उनके साथ टॉक जरूर रखें। अगर वो बात नहीं करना चाह रही, इट्स ओके, छोड़ दें, कुछ देर बाद दोबारा आ जाए। ठीक है, इस तरह से एज अ मदर आप जरूर अपने उस बच्चे को हेल्प कर सकती हैं, बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे हेल्प जरूर करें, बजाय कि आप इग्नोर करें, स्पेस दें। तो उसमें क्या होता है, जो सिचुएशन टाइम पे ठीक होनी है ना, वो टाइम के साथ साथ वर्स हो जाती है। जी। जी शुक्रिया मैम, आपकी कीमती राय और तफसीली जवाबात के लिए। हम अपनी ऑडियंस का भी लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे फ्री मेंटल हेल्थ असेसमेंट के ज़रिए ये जान सकते हैं कि आपका प्यारा डिप्रेशन में है या नहीं। मैं लिंक जो है कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप उसको क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमने इस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है जिस पे आपने अपने सवालात के आंसर देने हैं, और जिस पे आप अपना एक असेसमेंट कर सकते हैं कि आपका प्यारा जो है या आप डिप्रेशन में है या नहीं। अगर आप या आपका कोई प्यारा इन मसाइल का शिकार है, तो मुझ सादिया जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मुकम्मल राजदारी के साथ ऑडियो या वीडियो कॉल पर मशवरा हासिल कर सकते हैं सेहतयाब की वेबसाइट के थ्रू। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो कमेंट में शेयर करें, हम वहाँ आपको गाइड कर देंगे। हर हफ्ते हम मुख्तलिफ टॉपिक पर लाइव सेशन रखते हैं। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि अगले हफ्ते हम किस टॉपिक पर बात करें। मैं दोबारा से बताता चलूँ कि सेहतयाब एक ऑनलाइन क्लिनिक है जो जहनी मसाइल और अमराज के लिए माहिर नफ्सियात से ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट के जरिए मुकम्मल राजदारी के साथ कंसल्टेशन फराहम करता है। हमारी सर्विसेज में शामिल हैं इंडिविजुअल थेरेपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फैमिली एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज, पेरेंटिंग, चिल्ड्रन एंड टीन थेरेपी, कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज, वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम, साथ में टेक्स्ट थेरेपी, फ्री मेंटल हेल्थ असेसमेंट जो आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री में अपना मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों के जहनी मसाइल और अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड मसाइल के लिए ऑनलाइन मशवरे के लिए हमारी वेबसाइट www.sehatyab.com पे विज़िट कीजिए। ये हमारी हेल्पलाइन 0300 100 3140 पर या व्हाट्सएप 0300 100 3171 पर रब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।